नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हम चर्चा इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से करेंगे। लंका की करेंगे, श्रीलंका के नए रावणों की करेंगे। उन रावणों के अत्याचार से परेशान जो सड़क पर जनता उतरी हुई है उसकी हम बात करेंगे। सोने की लंका का सपना देखने वाले नागरिकों पर महंगाई से पड़ने वाले मार की बात करेंगे और अब श्रीलंका को बचाने वाले राम की बात करेंगे। हम ये कोई आध्यात्मिक डिबेट करने नहीं जा रहे हैं, केवल वहां के रावणों के चेहरे आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय होगा रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है, क्योंकि लंका की जनता सड़कों पर है और राष्ट्रपति आवास और पीएम आवास पर कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति के देश से भागने की खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि वो कहीं बंकर में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री का घर जलाया जा रहा है, जल रहा है। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 तारीख को दे सकते हैं इस्तीफा, दे देंगे। रानिल विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश की है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। तो ऐसे में अब श्रीलंका में क्या होने वाला है, उसकी आर्थिक तंगी उसे कहां लेकर जाने वाली है, यूक्रेन पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले देश दुनिया के श्रीलंका पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, श्रीलंका पर चीन का जो अरबों रुपए का उधार है, 51 अरब डॉलर से ज्यादा बताया जा रहा है, उसे श्रीलंका कैसे चुकाएगा? क्या श्रीलंका चीन का हो जाएगा, जैसा कि चीन का ट्रेंड हमने देखा है कि वो ऐसे मुल्कों को कर्ज देता है और फिर उन पर कब्जा करता है उनकी जमीन पर? ऐसे कई सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की डिबेट में, और श्रीलंका के जमीनी हालात को अब कैसे काबू में लाया जाए इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सच यही है कि श्रीलंका की सरकार वहां की जनता के लिए रावण बन चुकी है। हमारे साथ इस वक्त खास पैनल डिस्कशन के लिए जुट चुका है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक एम्बेसडर दीपक वोरा है, रविंदर सचदेवा है, कूटनीतिक मामलों के जानकार, अचल मल्होत्रा कूटनीतिक मामलों के जानकार, पूर्व राजनयिक, वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद, प्रोफेसर अखिल स्वामी इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हमारे से जुड़े। लेकिन सबसे पहले ताजा तरीन ग्राउंड पर क्या हालात है ये जानने के लिए मैं संजीव के पास चलती हूँ। संजीव, लेटेस्ट क्या है श्रीलंका से? लास्ट हमने ये सुना था कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे और रानिल विक्रमसिंघे को के निजी आवास को फूंक दिया गया है और वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या ताजा तरीन स्थिति है कोलंबो में, श्रीलंका में? लगता है संजीव से हमारा संपर्क कट चुका है, बाद में जाने की कोशिश करेंगे। मैं एम्बेसडर दीपक वोरा से शुरुआत करती हूँ। एम्बेसडर वोरा, आखिरकार ये खबर आई कि राष्ट्रपति गोटाबाया जो है वो अब 13 जुलाई को अपनी कुर्सी जिससे वो चिपक कर बैठे थे और देश को एकदम नरकीय हालत में पहुंचा दिया, अब वो इस्तीफा देने को तैयार है 13 जुलाई को। लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या जवाब मिलने वाला है इस तमाम उन सवालों का जो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं? आभारी हूँ मिस राजपूत, आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया है और मुझे मौका दिया है कि जो बाकी विशेषज्ञ हैं उनसे सीखूं। उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बाय द वे, यू आर आउटस्टैंडिंग। मैं सुन रहा था किस तरह से आप पेश कर रही थी जो अभी सिचुएशन है वहां पर। दुनिया में आज 5 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, यूक्रेन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सोमालिया, पाकिस्तान। हमारा फोकस, आपका फोकस हमारी दक्षिणी पड़ोसी पर है। सबसे पहला लेसन, वहां की जनता तंग आ चुकी है। अंग्रेजी में कहते हैं द पीपल हैव हैड इट। और ये गोटा बोटा जो भी है, इसका घमंड और इसकी भूख, इसने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाई है। कहता है कि मैं 3 दिन के बाद जाऊंगा। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? 4 दिन पहले क्यों नहीं गया? लोगों का गुस्सा तू समझ नहीं पाता था। 3 दिन में कितना पैसा निकाल के ले जाएगा और कहां जाएगा? लोगों ने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा किया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस पे कब्जा किया है। इसका मतलब सरकार खत्म हो गई है। अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। रानिल विक्रमसिंघे साहब कहते हैं, पहले तो बोले कि मैं इस्तीफा दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, फिर बोले दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा। जब लोगों ने उनके निजी आवास को जला दिया तो बोले मैं जा रहा हूँ। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है ना, जो लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में गए हैं, स्विमिंग पूल में गए हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पर पलंग पे आराम कर रहे हैं। मैम, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं श्रीलंकन हूं, क्योंकि इन लोगों ने किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया। हिंसा नहीं हुई है राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस में, सिर्फ उसको जला दिया प्राइवेट रेजिडेंस। लोगों का गुस्सा। दूसरा,
सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवा में गोली चलाई, उनसे कहा गया था कि सीधा मारिए लोगों को, उन्होंने नहीं किया। तीसरा, ये जो राष्ट्रपति है, पिछले कई सालों में ये श्रीलंका का सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है, वो भाग गया है। ये लेटेस्ट एविडेंस ऑफ पीपल्स पावर है। सर, मैडम, हमें इस समय गृह युद्ध नहीं चाहिए श्रीलंका में। अभी तो एलटीटी का गृह युद्ध खत्म हुआ था। अब सवाल आपका जो अगला था, कौन मदद कर सकता है? जो बाहर गए हैं अभी प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 देशों का नाम लिया था। चीन मदद कर सकता है, लेकिन पैसा बनाए बिना, लूटे बिना नहीं करता। उसके डीएनए में नहीं है, उसका डीएनए बिगड़ चुका है। वो पैसे के बिना कुछ नहीं करेगा। वो तो भगवान की प्रार्थना भी नहीं करता, वैसे भी नहीं करता। अपनी माँ की मदद नहीं करेगा पैसे के बिना। जापान इस समय डिस्ट्रैक्टेड है, सिर्फ भारत है जो उसकी मदद कर सकता है। क्या श्रीलंका, मान लीजिए चीन मदद करने को तैयार है, क्या श्रीलंका उससे पैसे लेने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्यों मैडम? आप जानती हैं चीन में क्या हो रहा है? उसके प्रॉपर्टी डेवलपर, इतने सारे बिल्डिंग्स बना दी एम्बेसडर आंचल, कि वहां पे प्रॉपर्टी डेवलपर्स लोगों से कह रहे हैं, भाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो प्याज दे दो हमको, टमाटर दे दो, गार्लिक दे दो, उसके बदले में हम तुमको मकान देंगे। मजाक बना रखा है। ये देश है जो अपने आप को कहता है मैं सुपर पावर हूं। फार्मिंग सेक्टर श्रीलंका को मार दिया। अब मैडम क्या है वहां पे 3 कदम जो उठाने हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर वहां पे पॉलिटिकल स्थिरता नहीं होगी, कोई पैसे नहीं देगा। मैं नहीं दूंगा, आईएमएफ नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। क्योंकि मैं चाहता हूं किससे डील करेंगे वो। एब्सोल्युटली। अगर जिस सरकार से मैं आज डील कर रहा हूं, कल वो चली जाए, नई सरकार आके कहती है जाओ अमृतसर के छोले खाओ, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? दूसरा, इकोनॉमिक रिवाइवल, और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, चाहे लोन है चाहे ग्रांट है। भारत ग्रांट देता है, अगर लोन भी देता है उसमें ग्रांट एलिमेंट बहुत होता है। और तीसरा, पॉलिसीज में चेंज आना पड़ेगा, ताकि जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति, अगर चीन एक और वायरस को छोड़ देता है दुनिया पर, तो उस पर इतना नुकसान आपका ना हो जितना अभी तक हुआ है। मैम, अगले 12 महीने में, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अगले 12 महीने बहुत तकलीफ में रहेंगे श्रीलंका के लोग। और एक चीज इस क्राइसिस के बारे में सारी दुनिया ये समझ गई है कि चीन खतरनाक दोस्त है, और सारी दुनिया ये समझ गई है कि भारत अनकंडीशनल दोस्त है। इसी पॉइंट से आगे बढ़ाऊंगी, आपके पास फिर आऊंगी एम्बेसडर वोरा। मैं रोबिंदर सचदेवा के पास चलती हूँ और फिर बाकी मेहमानों के पास। रोबिंदर जी, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति अब इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, जैसा कि एम्बेसडर वोरा ने बताया कि उन्होंने कहा कि 2 से 3 देश हैं जो बचा सकते हैं, उबार सकते हैं, और चीन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन चीन बचाएगा या टेक ओवर करेगा? चीन की तो मंशा है कि भाई, उनकी तो नीति है कि वो तो टेक ओवर करते हैं, फिर जमीन को हड़प लेते हैं, देशों को हड़प कर लेते हैं। तो चीन की तरफ अगर आस लगाए हुए राष्ट्रपति गोटाबाया, तो वाकई मतलब शामत आ गई श्रीलंका की। तो श्योर, थैंक यू शीतल जी। देखिए, चीन कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर यह है कि चीन ज्यादा बड़ी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन चाइना के बहुत खिलाफ है। तो लोग ये नहीं चाहेंगे, और पॉलिटिकली भी वो सेंसिटिव है कि चाइना फिर से इतने बड़े बिलियंस एंड बिलियंस का दे रहा है और कोई एसेट ले जा रहा है। बट एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ इनको मदद आएगी, या इन्वेस्टमेंट या लोन जो भी कहिए आएंगे। मैं क्विकली 2 पॉइंट मोटे मोटे कहना चाहता हूँ, एक पास्ट, दूसरा फ्यूचर। पास्ट में जो हम सब कह रहे हैं क्या हुआ, ये आई वुड से ये 2 फैक्टर्स है, एक मैन मेड, दूसरा गॉड मेड। मैन मेड तो ये है कि इनकी करप्शन थी, फैमिली की करप्शन थी, एंड इनकी तुगलकी पॉलिसी, इसकी फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद कर दो, डॉलर बचाओ और कह दो जी हम ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, दुनिया में फैशन में ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जहां तक रही बात चाइना की, मैं ये कहूंगा हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। चाइना का सारा लोन चाइना का थोड़ी है। श्रीलंका का करीब $50 बिलियन लोन है एक्सटर्नल, उसमें से चाइना का नॉट मात्र मैं कहूंगा बट यस करीब 10%, 12%, 15% है। बाकी 30-40 बिलियन डॉलर तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, पेंशन फंड्स का है। प्रॉब्लम पास्ट में क्विकली ये थी कि श्रीलंका की सरकार ने सोचा हम पेपर एफडीज इशू करते जाएं और सॉवरेन गारंटी के ऊपर, और दुनिया इनमें इन्वेस्ट करती गई, क्योंकि सिविल वॉर से निकला था, लोगों को होप थी कि तभी तो इसके मिडिल इनकम हो गया, इतने हाई पर कैपिटा वगैरह कहां से हुआ। इनकी अपनी असली प्रोड्यूस कुछ नहीं था, बट लोन्स आ रहे थे, सॉवरेन वेल्थ फंड वगैरह। एनीवे, वो चाहिए। गॉड मेड ये हुआ, कोविड हो गया, कोविड से टूरिज्म खत्म हुआ इनका, और रेमिटेंसेस, इनकी मेजर फॉरेन डॉलर्स की इनकम है थ्रू टूरिज्म एंड रेमिटेंसेस ऑफ श्रीलंकन्स हु वर्क अब्रॉड, राइट। वो आनी कम हो गई, बंद हो गई,
एक्सपोर्ट्स, चाय मारी गई ऑर्गेनिक के चक्कर में, एज वेल एज रशिया, इनकी एक बड़ी मार्केट थी चाय एक्सपोर्ट्स की, वो यूक्रेन वॉर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो पास्ट हुआ। नाउ फ्यूचर में मुझे दो रास्ते याद। एक, डेफिनेटली एक कोई लीडर निकल के आना चाहिए, आना पड़ेगा। उस लीडर को कॉल करना पड़ेगा अपने देश को कि भाई सैक्रिफाइस करो। श्रीलंका के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं कहूं, इस ट्रेजेडी में भी, कि अपने को टोटल रिकंस्ट्रक्ट कर ले। एशियन टाइगर इकोनॉमीज जो कही जाती है, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया इत्यादि, ये 60 की दशक में ये लोग सब गरीब देश थे, कैसे आगे बढ़े? सैक्रिफाइस करी, हार्ड वर्क करा और देश को ले गए। तो जो लीडर आए इनका नेक्स्ट, उसको एक तो अपने देश के अंदर ये होप देनी होगी, सैक्रिफाइस करो, आगे चलते हैं। वन, एयर कंडीशनर यूज मत करो गर्मियों में, क्या जरूरत है, गर्मी झेलो, कोल का इंपोर्ट कम करो, व्हाटएवर, इस तरह के मेजर्स लेने पड़ेंगे इन्हें। नहीं, लेकिन सवाल यही ना कि मैं आपके पास लौटूंगी रवि जी, आपने जो पॉइंट उठाया उसी को मैं आगे ले जाती हूँ। मैं अचल मल्होत्रा के पास चलती हूँ। मल्होत्रा साहब, लेकिन सवाल ये है कि अब वो ऑप्शन क्या है? मतलब किसके पास जाए श्रीलंका के लोग? कौन वहां पर अब सत्ता संभालने की स्थिति में है? रानिल विक्रमसिंघे को तब्दील करके लाया गया, हालांकि वो भी लोगों की पसंद नहीं थे, उनके साथ भी ये हाल हुआ। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस स्थिति में श्रीलंका में नहीं है कि वो जनता की जो इमीडिएट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस कर सके, उन्हें समाधान दे सके। जनता तो सुनने को तैयार नहीं है। तो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव आपको क्या दिखता है अभी श्रीलंका में? देखिए शीतल जी, अब तक पिछले 1-2 दिन में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कारण तो हमें सबको मालूम है कि आज जो श्रीलंका जिस स्थिति में है उसके कारण क्या है। अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे उभरा जाए। और जैसे एम्बेसडर दीपक कोरा ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। वो स्टेबिलिटी आएगी कहाँ से? आपने रानिल विक्रमसिंघे की बात करी, मैंने 4 साल श्रीलंका में बिताए हैं, 5 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसा अभी उनकी भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते, लेकिन एज एन इंटरिम अरेंजमेंट उन्हें एक्सेप्ट किया गया, और वो भी लेकिन फेलियर हो गए हैं। तो आज की परिस्थितियां सिर्फ यही हैं। अगर हम कोई भी नहीं शायद चाहेगा कि श्रीलंका में आर्मी का रूल आए या वहाँ डिक्टेटरशिप आए, आर्मी की जो है मार्शल लॉ लगे वहां पे, क्योंकि मार्शल लॉ से डिसिप्लिन कंट्री को शायद डिसिप्लिन तो किया जा सकेगा, लेकिन उसको इन मुसीबतों से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। तो एक ही जो वायबल जो अल्टरनेटिव नजर आ रहा है वो ये है कि एक ऑल पार्टी यूनिटी गवर्नमेंट बने और उसका नेता कोई ऐसा हो जो राजापक्से परिवार से जिसका दूर दूर तक कोई संबंध ना रहा हो। तो एक परसेप्शन की बात है। तो वो परसेप्शन ऐसे ही है कि एक न्यूट्रल सी एक ऑल पार्टी सरकार आए, और उसके बाद फिर रोल शुरू होता है। किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के सामने आने से कुछ नहीं होने वाला। चाइना अकेला, जापान अकेला, इंडिया अकेला, या कोई भी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स अकेली, ये सब काम में नहीं आने वाली, और ना ही वो इसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। और वो क्यों निकाले? मैं बड़ा सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम्स बना रखे हैं, यूनाइटेड नेशंस बना रखी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना रखी हैं, वो किस दिन के लिए बना रखी है? इस दिन के लिए बना रखी है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की तो बात ही छोड़ दें, हम सब वरिष्ठ, आप जानते हैं यूएन के तो दांत ही नहीं। आप ब्रिक्स बनाया आपने, ब्रिक्स में आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। वो क्यों बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसलिए बनाया ना कि आपको लगता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ये जितने वेस्टर्न ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हैं श्रीलंका जैसे उभरती हुई कंट्रीज हैं या गरीब देश है, इनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपने एक अल्टरनेटिव खड़ा किया, क्योंकि आप उन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म नहीं ला पाए, आपने कोशिश बड़ी करी। तो ये सब एक कंट्री के बस का बात नहीं। भारत किसी हद तक मदद कर सकता है, भारत में किसी सबको मिलकर इस इशू को एड्रेस करना होगा, जो कि अब विकराल रूप धारण कर चुका है, चरम पर है, मतलब आउट ऑफ हैंड है। आपके पास भी लौटूंगी और इसका जो आर्थिक पहलू है उस पर प्रोफेसर अखिल स्वामी से भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ताजा ग्राउंड पर स्थिति क्या है, क्या श्रीलंका से खबरें छनकर आ रही हैं, उसके बारे में संजीव त्रिवेदी से बात कर लेते हैं। संजीव, आज की एज ऑफ नाउ अभी की बात अगर करें तो क्या है श्रीलंका में? अब राष्ट्रपति ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है कि 13 जुलाई को, तो क्या कुछ शांत हुई है वहां पे जनता? क्या है श्रीलंका से अपडेट्स? देखिए, इस वक्त जो हालात है वो कल से बहुत ज्यादा अंतर उसमें है, ऐसा नहीं है। अफरा तफरी का माहौल है देश में, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री का इकबाल चल रहा है।
हालांकि दोनों के जो इस्तीफे हैं वो विधिवत तौर पर होने बाकी है। 13 जुलाई को जैसा कि स्पीकर को बताया है, आपने भी बताया, गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। रणनीति विक्रमसिंघे का कहना है कि उन्होंने कई दलों के नेताओं से बातचीत कर ली है और सब चाहते हैं कि वहां एक सॉलिडारिटी सरकार, एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने। लेकिन ये ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग नेताओं की जमात से ही बनेगी, क्या इसे जनता स्वीकार करेगी, इस बात को लेकर संशय है। वहां के समाचार पत्रों में इस बात को लेकर संशय जो है वो जाहिर भी आज किया गया है। अब सवाल ये होता है कि आखिर वहां के लोग चाहते क्या है। आर्थिक पक्ष जिसकी चर्चा अभी तक हम कर रहे थे, ये तो पूरे मसले का एक हिस्सा है। ज्यादा बड़ा हिस्सा ये है कि वहां के लोगों में राजनीतिक नेतृत्व के प्रति विश्वास भी खत्म हो गया है। ये जो व्यवस्था है सरकार की, इसके प्रति विश्वास खत्म हो गया है। तो उसको रिस्टोर कैसे किया जाए, इस बात को लेकर अभी तक किसी के दिमाग में कुछ भी कोई ऐसा राजनीतिक हल नहीं सूझ पा रहा है। फिलहाल ये स्थिति है कि देश में अफरा तफरी का माहौल है और लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा रिडीमर की तरह सामने आए जो हमारी समस्याओं को खत्म करे और देश को स्थायित्व दे, और फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक, पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जनता कितनी तैयार है, क्योंकि अपने पॉलिटिशियंस पे उनको भरोसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी, अगर जैसे IMF वगैरह से भी डील करे या इस हालात से निपटने के लिए एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। कल हम श्रीलंका के पत्रकारों से बात कर रहे थे, हमने इनफैक्ट रात को भी बात की, तो उनका ये कहना था कि जनता भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएगी अगर गोटाबाया चले जाते हैं, राजपक्षे परिवार बिल्कुल आउट हो जाता है और एक ऑल पार्टी सिस्टम वहां पे बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ राहत इमीडिएट मिलनी चाहिए। इसके आर्थिक पहलू के लिए मैं एक सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी से ले लेती हूँ। प्रोफेसर स्वामी, बहुत बड़ा कर्ज है श्रीलंका पर, लाखों लाख अरब डॉलर्स का कर्ज है श्रीलंका पर, और ऐसे में अब वहां पे सरकार भी नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कैसे बात होगी, कैसे जो लोगों की समस्याएं हैं वो निपटेगी? पहले ही वो इतनी ज्यादा तंगी से, बदहाली से और चीजों की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। आज की स्थिति जो आर्थिक है और जो वहां हालात बने, इसको आप कैसे आंकते हैं? अब आगे आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आर्थिक पक्ष पे प्रकाश डालने से पहले मैं एक ये बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत है, एक मूल सिद्धांत है, चाहे आपको परिवार चलाना हो, चाहे आपको संस्था चलानी हो, चाहे आपको देश चलाना हो, कुछ चीजें आपको अवश्य करनी चाहिए और कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्रीलंका के अंदर वो सब कुछ हुआ जो कि एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपने देश में धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा दिया, उन्होंने अपने देश में अल्पसंख्यकों को बिल्कुल किनारे कर दिया, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और क्रिश्चियन भी थे। उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने एक तानाशाह की तरह राष्ट्रपति ने काम करना शुरू किया और उन्होंने जनता की आवाज भी सुनने का कोई प्रयास नहीं किया। और जनता की भी मैं गलती मानता हूं कि उन्होंने अगर पहले ही यह आगाज करा दिया होता राष्ट्रपति को, तो यह जो विस्फोट हो रहा है वो न हुआ होता। जहां तक आर्थिक पक्ष का प्रश्न है, देखिए, अब आगे क्या है जी, अब आगे क्या? हाँ, आगे मैं ये समझता हूं, देखिए, कोई भी प्रोडक्टिव एसेट, आप लोन लें, आप डेट लें, लेकिन जो डेट लें उसको प्रोडक्टिव एसेट के क्रिएशन में लगाएं, और एसेट जो क्रिएशन हो उससे जो इनकम जनरेट हो, उससे जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट हो सके, जो नहीं हुआ। देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, चाहे भारतवर्ष के परिवेश में हो, चाहे चीन के परिवेश में हो या IMF के परिवेश में हो, डोंट पुट योर गुड मनी आफ्टर बैड मनी। जब तक ये विश्वास पैसा देने वाले को, उधार देने वाले को या दान देने वाले को ना हो कि जो पैसा मैं दूंगा उसका सदुपयोग होगा और उससे ऐसे प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट होंगे जिससे आगे आने वाले समय में जो धन अर्जित होगा उससे पुराने लोन का रिपेमेंट हो सकेगा। तो मैं डूबते हुए किसी को बचाने का प्रयास तब करूंगा जब मैं इसका आंकलन कर लूंगा कि मैं अगर उसके बचाने के लिए कूदूं तो ऐसा ना हो कि वो तो मर ही रहा है, मैं भी मर जाऊं। तो मैं लोन तब दूंगा या कोई भी लोन तब देगा जबकि प्रोडक्ट एसेट में उसका क्रिएशन हो। और जो भी नया सरकार आए, जो भी नई सत्ता आए, उसको ये समझना होगा कि धार्मिक विद्वेष पैदा करके जो लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ राजा है, वो राजा कोई तानाशाह राजा नहीं है कि जो चाहेगा करेगा। और जनता का भी ये कर्तव्य है कि बीच बीच में अपने राजा को यह आगाह करता रहे
कि आप लोकतांत्रिक देश के चुने हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं और आप तानाशाह नहीं है कि जो चाहेंगे आप करेंगे। कोई भी पॉलिसी ले आए, आप फर्टिलाइजर्स बैन कर दें, टूरिज्म की वैसे ही कमर टूटी हुई थी, मतलब तुगलकी फरमान कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एम्बेसडर वोरा, अभी रविंद्र जी ने भी बात की और तमाम लोग, अचल मल्होत्रा भी कह रहे थे कि कोई एक देश आगे बढ़कर मदद कर दे उससे ये मामला सुलझने वाला नहीं है, सबको मिलकर श्रीलंका की मदद करनी होगी या उससे स्थिति से उबारना होगा। कल रात में जब आपसे बात कर रही थी तो आपने अपने एक फौजी मित्र जो कि श्रीलंकन फोर्स से जुड़े हुए हैं उनके मैसेज का जिक्र किया कि उन्होंने आपको मैसेज किया कि भारत ही सच्चा दोस्त श्रीलंका का है। आज उन्हें ये बात का फिर से एहसास हो रहा है। एक तो इसको एनालाइज कीजिए और भारत किस तरह की भूमिका निभा सकता है। भारत ने बहुत भूमिका निभाई भी है। अभी जब पिछले दिनों वहां पर चीजों का इतना टोटा पड़ा हुआ था तो भारत की ओर से सप्लाईज जा रही थी, भारत क्रेडिट दे रहा था, बहुत सारी मदद भारत ने की है। लेकिन अब इन हालात में पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो भारत किस तरह की भूमिका निभा सकता है? आपने उस मैसेज का जिक्र किया है जो मेरे मित्र थे जिन्होंने मेरे साथ नेशनल डिफेंस कॉलेज 1991 में किया था। मैं तो काफी बुजुर्ग हूँ। मैं उसको आपको बता देता हूँ। एक दोबारा उनसे मैसेज आया। उससे पहले कहना चाहता हूँ कि जो अभी प्रोफेसर स्वामी ने कहा है 100% करेक्ट है। मिस्टर सचदेव साहब जिक्र कर रहे थे कि उनका 10% या 20% या 15% जो उनका डेट है वो चाइना उसका मालिक है। ये आई डोंट नो वेयर दीज फिगर्स आर फ्रॉम, क्योंकि चाइना झूठ बोलता है। IMF जो लोन है वो फंसा हुआ है इस समय, क्योंकि IMF पूछता है कि भाई जो तेरा टोटल डेट है, चाहे 50 बिलियन है, चाहे 40 है, चाहे 100 है, चाहे 60 है, उसमें से चीन का क्या हिस्सा है? तो श्रीलंका कहता है वो तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बता सकता। तो कहते फिर जाके चाय पियो, हम नहीं देंगे तुम्हारे को। दिस इज द बेसिक इशू। चीन झूठ बोलता है मैम, देयर इज नो अदर वे। अब ये जो मैसेज मेरे पास इस समय आया है, एम्बेसडर दीपक, सॉरी टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग. Our Raman has gone. I'm reading out the message. Our Raman has gone. Can you clone Narendra Modi? हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहा है. Can you clone Narendra Modi and send him to us? He will be our Ram. इससे बड़ी चीज मैं क्या कह सकता हूं? मैं एक फौजी एक दूसरे देश से कह रहा है कि एक दूसरा नरेंद्र मोदी, उसका एक क्लोन, उसका एक डुप्लीकेट हमें भेज दो, ताकि वो नेशनल रिवाइवल जो हमारी है, जो रेनेसांस है, उसको आगे बढ़ा सके. क्योंकि मैम, हम लोग मदद करेंगे जो कर सकते हैं, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, जैसा एम्बेसडर अचल ने कहा, जैसा रविंद्र साहब ने कहा. लेकिन सबसे पहले श्रीलंका में नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वापस आना है. अभी तक वो लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं, बाहर से कोई आएगा घोड़े पे बैठ के हमारी मदद करेगा. ये नहीं होगा. पहले उनको दर्द बर्दाश्त करना है, फिर भारत उनकी मदद करेगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर इकोनॉमी. और उसके बाद मैम, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आप देखेंगे श्रीलंका फिर से उठेगा, क्योंकि उनको तजुर्बा है. नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं. आई बिलीव दे विल डू इट मैम. दे आर अ वंडरफुल पीपल. जरूर वो लोग इस बात में इस बार भी वो कामयाब हो. बिल्कुल. सचदेवा जी, रविंद्र सचदेवा, एक बड़ा ही भावुक सा मैसेज जो कि एक श्रीलंकन फौजी की तरफ से एम्बेसडर वोरा ने पढ़कर सुनाया अभी. एक जनरल वो ये कह रहे हैं कि हमें भी अब हमें राम की ज़रूरत है जो हमारी सोसाइटी को उबार सके संकट से. क्या लेकिन उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, संभावना आज की तारीख में आपको दिख रही है? हालांकि ये होना पड़ेगा, ये होना ही होगा, नहीं तो श्रीलंका का उठना मुश्किल है. हाँ, मैं 3 पॉइंट्स में कैटेगरीज में करूंगा. एक, डेफिनेटली यस, मैं जैसे पहले कह रहा था, अब जैसे भी हो वहां एक टॉल लीडर आना पड़ेगा जो देश को होप दिलाए. वो कौन आएगा हमें पता नहीं, बट जो देश को होप दिलाए और देश को आगे ले जाए और देश को बोले हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, ओके, बट एट द सेम टाइम फॉरेन लेंडर से जुगाड़ करें पैसे का. दैट्स वन. सेकेंडली, ये जो बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एम्बेसडर वोरा एंड आवर एमिनेंट कोलीग्स, ये क्लियर कट है कि श्रीलंका का एक्सटर्नल लोन करीब $50 बिलियन है. उस $50 बिलियन में से चाइना का लोन 10 बिलियन से ज्यादा नहीं है. द इशू विच एम्बेसडर वोरा इज पॉइंटिंग आउट, IMF कहता है कि किन टर्म्स पर है ये लोन, वो श्रीलंका नहीं बताता, या IMF कहता है कि आपने एक्स्ट्रा टर्म्स जो नॉर्मल से ज्यादा दे रखी है चाइना को. तो श्रीलंका का जो लोन है, चाइना का प्रोपोर्शन जो है वो 20% से ज्यादा नहीं है. ओके, नाउ थर्डली, लास्टली, आगे क्या? देखिए, आगे में डेफिनेटली एज ऑल आवर कोलीग्स आर सेइंग कि इंडिया कुछ दे देगा. अभी जापान में डॉलर कॉन्फ्रेंस होने वाली है अगले हफ्ते या 10 दिन में, जिसमें G7 या सम ऑफ दीस रिच कंट्रीज विल कम टुगेदर. एंड बाय द वे, जापान विल सर्टेनली हेल्प, क्योंकि बुद्धिज्म कनेक्ट है.
महाबोधि सोसाइटी जो श्रीलंका की है, उनका बहुत मेजर प्रेजेंस है जापान में, हम उनके साथ काम काफी करते हैं, तो दे ट्राई एंड गेट फ्रॉम जापान एंड जापान स्टेप्स फॉरवर्ड आल्सो। और भी देश आएंगे, आईएमएफ आएगा, आईएमएफ अपनी कंडीशंस पर आएगा कि टैक्स बढ़ाओ और सब्सिडीज हटाओ। लास्ट आईएमएफ से उनके डील चल भी रहे हैं, मतलब इनफैक्ट कल रानिल विक्रमसिंघे का ये बयान भी था कि मुझे थोड़ा मौका दीजिए, कम से कम ऐसा सिस्टम इन प्लेस हो जाए मेरे जाने से पहले कि जो आईएमएफ से तो बात कर सके कम से कम। ये शीतल जी जस्ट 10 सेकंड्स राइट। तो अभी जैसे ये कतार पे गए थे लास्ट वीक, कतर से ये लोन मांग रहे थे गैस के लिए, कतर ने कहा ठीक है हम कंसिडर करेंगे पर पहले आप आईएमएफ से डील करो। पर पता है किस तरह की डील्स इनके आगे होंगी? ये पिछले हफ्ते ओमान गए थे, ओमान ने कहा ठीक है हम आपको $3.6 बिलियन देंगे, $300 मिलियन एवरी मंथ तेल, उसके बदले में इंटरेस्ट के लिए आप हमें जमीन दो श्रीलंका में जहां पर हम ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एक्सप्लोर करेंगे, और अगर वहां ऑयल एंड गैस मिला तो वहां से रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। केस स्टडी का मतलब मेरा ये है कि श्रीलंका को आगे जाते हुए ओमान का केस मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर कट है, उन्होंने ऑफर किया है $3.6 बिलियन, $300 मिलियन एवरी मंथ, सारा तेल की प्रॉब्लम इनकी खत्म हो जाएगी शायद पेट्रोल की, राइट। बट उसके बदले में वो श्रीलंका से जमीन मांग रहे हैं फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो श्रीलंका को कुछ अपने एसेट्स भी गिव अप करने पड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। मतलब फंसता ही चला जाना है, धंसता ही चला जाना है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। संजीव के पास चलती हूँ, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी चलूँ। संजीव, इंटरनेशनली कल की घटना को कैसे देख रहे हैं दुनिया के मुल्क? क्या इस तरह बज़ है दुनिया भर में, और खास तौर से जो बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि अभी कोई बयान किसी की ओर से आया नहीं है। देखिए, कल की जो तस्वीरें हैं दुनिया भर में लोगों ने देखी होंगी, इस बात को बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या हुई है? और कल से आज तक में कोई भी बड़ा मुल्क श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया हो, खुलकर वो कुछ कह रहा हो, ऐसा नहीं है। आईएमएफ की बातें हो रही हैं। आईएमएफ ने कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी हम कुछ कर सकते हैं तो वो अगस्त के ही आसपास होगा, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो फिलहाल क्या है स्थिति वहां पर, और आपके पास जो मदद है वो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाली स्थिति है। इसके अलावा एक कॉन्ट्रास्ट किया जाए सिचुएशन जो यूक्रेन में है और जो श्रीलंका में है, क्योंकि श्रीलंका में सब कुछ करीब करीब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तो वहां के लोगों पर किसी का ध्यान नहीं है। बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकालती है जो संस्थाएं, उसमें 2 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारत से बहुत ऊपर हैप्पीनेस इंडेक्स में, पर कैपिटा इंडेक्स में श्रीलंका एक देश के तौर पर है, लेकिन कहाँ है वो आज की तारीख में वो निकालने वाली? ये जो अंतरराष्ट्रीय चुप्पी है, ये अपने आप में बहस का विषय है कि कोई एशियन मुल्क और खासतौर पर कोई साउथ एशियन मुल्क अगर इस तरह की परिस्थितियों में जाता है तो दुनिया का कोई भी देश मदद के लिए नहीं आता है, लेकिन कोई पश्चिमी देश, यूरोप का देश अगर कुछ इस तरह की मुश्किलों में फंसता है तो हमेशा दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज भी उनकी मदद के लिए आते हैं और साथ साथ बड़े बड़े मुल्क भी आते हैं। अगर मददगार के तौर पर आज देखें तो सिर्फ भारत है, और भारत भी अपनी परिस्थितियों की वजह से एक सीमा तक की मदद कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर के कोई भी मदद कहीं से भी दुनिया के किसी भी बड़े नेता का बयान इस मामले में अभी तक नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, अचल मल्होत्रा, एम्बेसडर वोरा ने बात कही नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, हम एक पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, फिर अपनी खुद अर्थव्यवस्था को उठाएं, उबारें, कर्ज लोगों से लेना पड़ेगा, देशों से लेना पड़ेगा, देशों को मदद करनी होगी, लेकिन एक नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो चुका है लोगों के अंदर कि हम इससे निकल सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी एम्बेसडर वोरा ने कही और ये बेसिक बात है। आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका की जनता अब जल्द ये विश्वास हासिल कर पाएगी, और अगर करना है तो क्या करना होगा? देखिए, अगर श्रीलंका के पिछले इतिहास पर नजर डाली जाए तो श्रीलंका की इतिहास में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जब वहां के लोगों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और LTTE के जमाने में मैं श्रीलंका में 3-4 साल रहा था, काफी करीब से लोगों से बात करने का मौका मिला जी। लेकिन ये एक ऐसी कौम है, एक ऐसे लोग हैं जो मुश्किल हालात में भी जीना जानते हैं कि कैसे जिया जाता है। अब ये अभी तो जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही है, जब LTTE का क्राइसिस था उस समय आपने देखना था कि वहां जान माल हर चीज का खतरा था। वो उन परिस्थितियों से उभर के सामने आए, और जो उन्हें उभार के सामने लाने वाले थे, गोताबाया का काफी रोल था उसमें, महिंदा राजापक्से का काफी रोल था, लेकिन वहां से
ऑनवर्ड्स जो उन्होंने गलतियां करी उसका खमियाजा अब फिर से इन लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये एज ए कॉम, एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आएंगे, दे विल गेट ओवर इट। उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ये ठीक है कि उन्हें राम की जरूरत है, लेकिन राम इंपोर्ट नहीं करेंगे वो। Absolutely. इंपोर्टेड राम जो है वो काम नहीं करेगा वहां पे। उनको वही क्रिएट करने ये- होंगे। हाँ, उन्हें अपने अंदर से ही राम को ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और हमने कई बार देखा है कि बहुत बार बड़े बड़े देशों में ये सवाल उठते हैं कि आफ्टर सो एंड सो हु, और जब वो हु निकल के आता है तो कई बार वो बिल्कुल अपरिचित चेहरा होता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही जो है उस देश का या उस कौम का जो है बचाने वाला बन के सामने आता है। आपको द तो बेस्ट बेट कौन लग रहा है इस वक्त वहां पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में? यही गिने चुने लोग? अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअल कोई भी मेरी नजर में नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा होराइजन पे नहीं है जो, ये सभी स्पेंट फोर्सेस है। मैंने जैसे रनिल विक्रमासिंघे जी के बारे में भी बोला, एक टाइम था उनका, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते थे जब वो जवान थे। वो थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड थे, थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग थी उनकी। 3-4 बार लोगों ने उन्हें ट्राई कर लिया, 4 या 5 बार शायद प्रधानमंत्री बने वो। तो वो भी आज की परिप्रेक्ष्य में ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जब ये इन्होंने जनता महिंदा में से ही राजपक्षे किसी को चले। उठना होगा, क्योंकि हम अब देख रहे हैं देखिए- कि बहुत से बुद्धिजीवी, हर वर्ग के लोग ये जो एक मास अपराइजिंग है इसके साथ जुड़ गए। उन्होंने अपने आप को अच्छे अच्छे नामी लोगों को हम देख रहे हैं। ये देखिए होता अब कोई पैरेलल तो नहीं है। अम्बेसडर वोरा भी रहे हैं अर्मीनिया में। जब अर्मीनिया में ऐसी हालात पैदा हुए थे कुछ 2-3 साल पहले, तो एक जर्नलिस्ट सामने निकल के आए और जर्नलिस्ट वहां के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बने। अब ठीक है, वो बाद में अजरबैजान से लड़ाई उसको लेके अब उनकी पॉपुलैरिटी में डेंट आया, तो अब कहना बड़ा मुश्किल है। अब ये सामने जो 2 फेसेस आ रहे हैं, शरद जयसूर्या हो गया या आपके वहां के जो क्रिकेटर्स हैं, अब मुझे नहीं लगता ठीक है वो इस मूवमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी पॉपुलर शरद जयसूर्या और ये आपका संगाकारा। तो ये ठीक है, मैं इनसे मिला हूँ पर्सनली, बट ये इनमें गवर्नमेंट चलाने की कैपेबिलिटी नहीं है। हम मोबिलाइज कर सकते हैं, मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि इनमें से कोई आके इमरान खान की तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और वैसे इमरान खान भी जब बने तो हालात आपने देख लिए पाकिस्तान के क्या थे, और इमरान खान ने इंस्पायर तो किया ही इन तमाम क्रिकेटर्स को। तो ये एक मिस्टीरियस है पर्सनालिटी जो कहीं से उभर के आएगी। अब वो श्रीलंका की जनता को मंथन करना पड़ेगा, और उसी मंथन में से देखिए अब जहर तो निकल के बाहर कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। उसमें अमृत निकालने वाली बात बची है। तो मंथन से ही निकलेगा और गहन मंथन से निकलेगा। अम्बेसडर वोरा के पास लौटती हूँ, लेकिन मैं फिर इसके इकोनॉमिक जो पहलू है उससे प्रोफेसर स्वामी से एक बार बात करना चाहूंगी। प्रोफेसर स्वामी, ठीक है हम सब बात कर रहे हैं कि भाई IMF मदद करे और तमाम देश सामने आए, फ्यूल दे दे, ये दे दे, और कर्जा दे दे वगैरह, लेकिन श्रीलंका को खुद भी तो एसेट क्रिएशन, जैसा कि आप कह रहे हैं, अब सिर्फ कर्ज 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 लेके ही उस कर्ज को हटाने से आप नहीं लॉन्ग टर्म का निपटारा कर सकते इस समस्या का। तो बुनियादी क्या कदम उठाने होंगे आर्थिक तौर पर श्रीलंका की नई सरकार को, या जो भी आते हैं बनाते हैं जो भी मिलीजुली सरकार, जिससे फिर से वापस एसेट क्रिएशन शुरू हो, पटरी पर लौटे और खुद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके एक बार। जैसे पहले मैंने कहा था, देखिए वो सारी चीजें जो हुई एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए थी, हुई, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक हिंदी का मुहावरा कहना चाहता हूँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आज पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो भूतो न भविष्यति। यूरोप के अंदर ये स्थिति है। भारत के अंदर जहां हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए, भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है और जो महंगाई है और भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, हम खुद समस्याग्रस्त हैं। हमारा रुपया इतना कमजोर हो गया है, फॉरेन डेट्स हमको रिपे करने हैं और हम खुद एक बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे को बचाने जाएं और जंजाल में फंस जाएं। इसीलिए जो सारी विश्व की शक्तियां हैं वो शांत बैठी हैं, क्योंकि आज की तारीख में कोई ऐसा देश नहीं है जो इन समस्याओं की अछूता हो। ये भी एक जो चीज समझने की है वो ये है कि जिस प्रकार का वातावरण एक लोकतांत्रिक देश में
धार्मिक उन्माद पैदा करके और गलत आर्थिक नीति, जैसे सब प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं मैं। एक सिद्धांत है, जब एक राजा ये समझता है कि वो कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता और जब उसको महसूस होता है कि उसने गलत निर्णय ले लिया है, तो दूसरा निर्णय लेके पुराने निर्णय को वो पीछे कर देता है, और जब दूसरे का पता चलता है वो भी गलत निर्णय हो गया, तो तीसरा निर्णय लेता है और पहले और दूसरे को वापस ले ले। मैं तो दीपक जी से निवेदन करूंगा, अगर वो चाहते हैं हमारे राम को ले लें तो हमारे राम को ले लें। भारत जो है वो भरत जी से काम चला लेगा और उनकी चरण पादुका लेके कोई भरत नितिन गडकरी जैसे आ जाएंगे और देश को लोकतांत्रिक और सेकुलरिज्म के रास्ते पे ले जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने देश को इससे अलग ही रखना चाहिए। हम अच्छी स्थिति में हैं और यही स्थिति बरकरार रहे और बेहतर हो। पर हाँ, जो पड़ोस में हो रहा है वो उससे कब तक अछूता रह सकता है भारत, और चारों तरफ अनरेस्ट है। एम्बेसडर वोरा, पाकिस्तान में भी वही कंगाली की कगार पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान को तो वैसे ही मान्यता नहीं है, नीचे श्रीलंका में अब तो इस कदर हालात खराब हो गए। ऐसे में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव क्या है श्रीलंका के पास? कोई है ही नहीं। ये सब वो फूके हुए कारतूस, स्पेंट फोर्सेस, जैसा कि अचल मल्होत्रा ने कहा। तो अब जनता में से कोई उठेगा या सबको मिलकर कुछ निदान ढूंढना होगा और वो श्रीलंका को खुद ही करना होगा? उसके लिए बाहर से कोई क्या ही उनकी मदद कर लेगा? बहुत अहम बात कही है। अभी मैं प्रोफेसर स्वामी जो कह रहे थे सुन रहा था बड़े ध्यान से। ही इज ब्रिलियंट, ही इज आउटस्टैंडिंग। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि कोई चला जाएगा वहां भारत भेज देंगे एटसेट्रा। और मैम आपके जो प्रश्न है दे आर वेरी सर्चिंग, थैंक यू। कौन आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मंथन से ही, जैसे एम्बेसडर अचल ने कहा, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, उसी में से अब अमृत निकलेगा। somebody will have to come। ये मेरा तजुर्बा, आर्मीनिया का जिक्र किया, मैं राजदूता मैंने देखा है, जॉर्जिया में मैंने ये देखा है, सूडान में मैंने ये देखा, बहुत से इजिप्ट में मैंने ये देखा है, ट्यूनीशिया में देखा है, यमन में देखा है। जब इस तरह से हालात बहुत खराब हो जाते हैं फिर कोई ना कोई निकल के आता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं एक चीज है श्रीलंका के लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने क्रिकेट खिलाड़ियों ने या फिल्म एक्टर्स ने देश की सत्ता संभाली है वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आप कोई क्रिकेट एक्टर को मत, क्रिकेट प्लेयर को मत लाइएगा, वो गलती मत करिए। बट समबडी विल कम। ये हो नहीं सकता कि ये देश कहाँ जाएंगे मैम। सोमालिया तो अभी तक है, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दुनिया की क्या कहते हैं उसको, डोनेशंस पे वो बरकरार है। बट समबडी हैज टू कम, द सिस्टम हैज टू सर्वाइव और वो नया बनेगा। बस इसके बारे में इतना ही कहूंगा जो कवि ने कहा था, प्रोफेसर स्वामी ने भी एक कोट किया था अम्मा के बारे में, दानों के बारे में। मैं इतना कहना चाहता हूँ, गोटा पोटा साहब, खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। और बहुत देर तक आपके लोग, जो खता आपने की है, जो बेईमानी आपने की है, जो करप्शन भ्रष्टाचार आपने किया है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स आप लाए हैं, बहुत देर तक आपके लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बट मैम कोई ना कोई जरूर सोल्यूशन मिलेगा विद सपोर्ट। जैसे भारत जैसे फ्रेंडली देश जो है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगा, मैंने बहुत सी डोनर्स कॉन्फ्रेंस देखी है। प्लेज करना बड़ा आसान होता है लेकिन पैसे को आने में बहुत समय लगता है। ये बहुत सी मैंने देखी है, कई 5-6 में तो मैं खुद गया हूँ। सिर्फ भारत है मेरे तजुर्बे में, आई एम नॉट स्पीकिंग एज एन इंडियन एम्बेसडर, जो अपनी कमिटमेंट करता है। वी वॉक द टॉक। हम कहते हैं भाई तेरे को पैसे दे रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे। बाकी साहब अभी देखेंगे, सोचेंगे, पार्लियामेंट के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो श्रीलंका इस समय एक चीज समझ चुका है, उसका एकमात्र दोस्त है हमारे एरिया में, वो भारत है। दूसरा, अगर विश्व समुदाय उसकी मदद करता है तो श्रीलंका हैज टू गेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। ये दो चीजें वो समझ गए हैं और मेरा ख्याल पहले चरण हमने पहले कदम ले लिए हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कुछ करना ही होगा रविंद्र सचदेवा, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब श्रीलंका में अगर हालात बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड हो जाते, हो ही चुके हैं, मतलब उबर नहीं पाता अगर, तो फिर हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन तो बैठा ही हुआ है आराम से, वो तो देख ही रहा है। वो तो वैसे ही, जो यहाँ पर जो टसल चल रही है इस इलाके में, इस क्षेत्र में चीन की वजह से, वो सबको पता ही है। तो ये हालात को तो उबारना ही होगा, ये सबके भले में और भारत के भी भले में यही है। जी हाँ, डेफिनेटली हमारे भले में, पर हम कितना कर सकते हैं? जैसे सब कह रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, बट हम अकेले ना कुछ कर सकते हैं। सबको दुनिया भर के अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग एंगल से शायद पार्टनर अप करें। मैं तो कहूंगा फॉर एग्जांपल ये जो ओमान की ऑफर है श्रीलंका को ले लेनी चाहिए। भाई इसके चलते इनका पूरे तेल की प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। $300 मिलियन मंथली, $3.6 बिलियन साल का, ठीक है। क्या है, 200 किलोमीटर, 500,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, राइट? अब आपको ऐसी टफ चॉइसेस करनी पड़ेंगी और वहां से जो तेल या गैस मिलेगा ओमान को, वो रेवेन्यू शेयरिंग कर लेगा।
इसके चलते कम से कम इनका तेल की प्रॉब्लम तो खत्म होगी। उसके अलावा इनकी इतनी, देखिए IMF $3 बिलियन की बात कर रहा है, इनको हर साल $5 बिलियन, $6 बिलियन पे बैक करना है डेट और प्रिंसिपल मिला करके। उसके ऊपर इन्हें अपने इंपोर्ट एसेंशियल्स, तेल, दवाइयां, खाना एटसेट्रा, तो $3 बिलियन IMF का कितना इनको चला लेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इट बी लाइक नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, बट मानो कि 1/3 ऑफ अ ग्लास। दे नीड मच मोर देन दैट। तो IMF और की एसेट firms, क्रिएशन भी, मतलब खुद भी तो उनको करना पड़ेगा ना। एसेट क्रिएशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो एशियन टाइगर्स की बात कर रहा था। देखिए जब ये देश बने, जैसे हमारी मनरेगा स्कीम है ना, फॉर एग्जांपल, राइट, कोरिया में चली थी न्यू विलेज मूवमेंट 1960 में। उसमें क्या होता था, हर गांव को 10 बोरी सीमेंट और ये वो दे दिया जाता था और पैसा दिया जाता, आप जैसे भी इसको इस्तेमाल करो, अपने गांव में सड़कें बनाओ, ब्रिज बनाओ, जो बनाओ, डेवलपमेंट करो। श्रीलंका को उस तरह की कोई अपनी एक मूवमेंट भी चलानी पड़ेगी अपने देश को। और वही जो लीडर की बात है, जो लीडर आएगा उसको इंस्पायर करना पड़ेगा, होप एंड कॉन्फिडेंस, और कि भाई बेल्ट टाइट करो, सैक्रिफाइस करो, नेशनल कैरेक्टर दोबारा उठाते हैं, देश का पुनर्निर्माण करने की अप्रोच से इन्हें जाना पड़ेगा। तभी ये देश धीरे धीरे आगे आकर के 2-3 साल में पटरी पर आएगा, राइट। अगर ये नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली देश तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कोई वैनिश थोड़ी होंगे। 20-22 मिलियन लोग हैं, जैसे एम्बेसडर्स कह रहे हैं, सोमालिया चल रहा है, सूडान चल रहा है, हर देश चल रहा है। और लीडर कौन आएगा, एब्सोल्युटली यू नेवर नो। ज़ेलेंस्की क्या था? ज़ेलेंस्की कॉमेडियन था, ओके, और इसकी रेटिंग यूक्रेन वॉर से पहले बहुत कम थी, पर जब वॉर हुई तो शायद वॉर में अब इसने गलत करा है या सही करा है, कैसे जा रहा है, बट इसने लीडरशिप दिखा रहा है। तो कोई ना कोई निकल के आता है। आफ्टर होता था, आफ्टर नेहरू हु हिंदुस्तान में, राइट, कि नेहरू चला गया तो आफ्टर नेहरू हु बहुत बड़ी बात होती थी। कोई ना कोई तो आया। तो वक्त चलता है, हिस्ट्री चलती है, इंसान चलता है, सिविलाइजेशंस चलती हैं, पर बात है किन कंडीशंस में। तो श्रीलंका के पास ये मौका है, अपने को रीबूट करे, जैसे कहते हैं ना, रीबूट, पुनर्जन्म, एक तरह से पुनर्जन्म ही हुआ। एब्सोल्युटली, यस, रीबर्थ होगा ये तो श्रीलंका का। अचल मल्होत्रा साहब, हम एसेट क्रिएशन की बात कर रहे थे कि बाहरी मदद तो खैर है, पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, चलो ये भी सब चल रहा है, लेकिन खुद को खड़ा करने के लिए अगर 1 2 3 हम कहें, आप श्रीलंका में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, आपने वहाँ के लोगों को जाना है, उनकी मानसिकता को पहचाना है। इन लोगों ने LTT और आतंकवाद जैसी इतने बड़े नासूर का सामना किया, उसको परास्त किया। तो क्या एसेट क्रिएशन के लिए क्या संभावनाएं आपको श्रीलंका में दिखती है? देखिए, फिलहाल इमीडिएटली तो प्रायोरिटीज वही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाना और इस इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ देखना। अब एसेट क्रिएशन के लिए भी तो आपको फाइनेंसेस चाहिए ना। आप कैसे एसेट क्रिएट करेंगे? तो आपको कुछ ऐसी इनोवेटिव स्कीम्स लानी पड़ेंगी जिससे आम आदमी को कम से कम 2 वक्त की रोटी और रोजी का इंतजाम हो सके। कोई ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी, चाहे वो सब्सिडी बेस्ड हो, चाहे वो कोई असिस्टेंस बेस्ड हो, तो जिससे क्या होगा कि इनको कम से कम आम आदमी जो है 2 वक्त की रोटी खाएगा, कम से कम उसे सरवाइव करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद सरकार को जो है बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अब तक जो देखिए, महिंदा राजपक्षे ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाने के चक्कर में एयरपोर्ट खड़ा कर दिया वहां डाउन साउथ में। अब उस एयरपोर्ट की कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। बड़ी बड़ी पोर्ट्स खड़ी कर दी, उसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। तो ऐसी एसेट क्रिएट भी करने का कोई फायदा नहीं है जो उसको आगे प्रोडक्टिव नहीं हो। तो पहले स्टेबिलिटी, पीस एंड थोड़ा सा एक सेम्बलेंस ऑफ कि हाँ देश में शांति आई है। तो टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर पूरा फोकस करके ये थोड़ा बहुत अपने आप को रिवाइव कर। बहुत सारी जॉब्स हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री, श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। और ये एक बहुत ही आप कहते हैं अफोर्डेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें आप 8 दिन के पैकेज में इतनी वैरायटी देता है आपको। आपको बीचेस भी हैं, आपको टी प्लांटेशंस भी हैं, आपके पास अनुराधापुरा की हिस्ट्री भी है, रिलीजियस भी है। तो ये, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सेम्बलेंस ऑफ कि देश में अब कुछ ठहराव आया है, उसके आना बहुत जरूरी है। एंड देन विद सम इंटरनल स्कीम्स और टूरिज्म पे पूरा जोर दे के थोड़ा बहुत रिवाइवल आने वाले समय में हो सकता है, जिसपे श्रीलंका का खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक। बाकी जो बाहर की मदद है वो तो अलग चीज है। बस वक्त खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट एम्बेसडर वोरा फटाफट से, और फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगी।
इकोनॉमी को आगे ले जाना है, एग्रीकल्चर को रिवाइव करिए, फोकस ऑन न्यू एनर्जी। ये तेल फेल से कुछ नहीं होने वाला, भले ही ओमान दे या सऊदी अरेबिया दे, कोई और दे, आपको अब दूसरी दिशा में जाना है जैसे भारत जा रहा है। सीखो हमसे, स्वॉलो योर प्राइड एंड डू व्हाट इंडिया इज डूइंग। बिल्कुल। एम्बेसडर वोरा, रविंद्र सचदेवा, आंचल मल्होत्रा और प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप सब वरिष्ठों ने बताया क्या समाधान हो सकता है, क्या कैसे श्रीलंका इससे उबर सकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें एक नेतृत्व मिलेगा, एक अच्छा नेतृत्व जो देश को आर्थिक संकट से उबारे, और श्रीलंका के लोगों के अंदर जो एक आत्मविश्वास की कमी हो गई है अपनी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में, आत्मनिर्भरता उनके अंदर दोबारा से आए और ये देश उठ खड़ा हो। क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में इस कदर हालात खराब होते हैं तो वो हमारे लिए भी, किसी के लिए भी इस इलाके में अच्छा नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी देख लेते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फिलहाल हालात बेकाबू बने हुए हैं। दूसरे शहरों से भी कोलंबो पहुंच रहे प्रदर्शनकारी, यानी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलंबो में जो राजधानी है वहां कल रात भर प्रदर्शन हुआ है।